औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट। और आज मैं प्रॉपर्टी ख़रीदते और बेचते वक्त जो रजिस्ट्री तैयार की जाती है उसका मुकम्मल प्रोसीजर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है, जो भी सेल की जाती है या परचेज़ की जाती है, तो उसकी रजिस्ट्री करवाना क्यों ज़रूरी होता है। तो व्यूअर्स, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है पाकिस्तान का, कि जिसकी सेक्शन 17 में लिखा गया है कि जब भी किसी भी प्रॉपर्टी के ऑनरशिप राइट्स एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो उसके लिए जो बैनामा बनाया जाता है उसको रजिस्टर करवाना लाजमी है। ऑनरशिप राइट्स का मतलब ये है कि जब लेट्स सपोज के एक प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं, तो आप उसकी मलकियत का जो हक़ है वो अपनी तरफ से किसी दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की सेक्शन 17 के तहत रजिस्ट्री की जाती है। इसके बाद रजिस्ट्री कौन करता है, उसके लिए सेक्शन 6 है रजिस्ट्रेशन एक्ट की। तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो एक रजिस्ट्रार को डिस्ट्रिक्ट में और सब रजिस्ट्रार को तमाम तहसीलों में, हर तहसील में एक सब रजिस्ट्रार होगा, तो वो अपॉइंट करती है। तो ये रजिस्ट्री वगैरह जो भी की जाती है ये वहाँ पर की जाती है। अब इससे अगला मरहला क्या होता है कि जब दो आदमी, एक बेचने वाला एक ख़रीदने वाला, किसी प्रॉपर्टी की बाबत आपस में मायदा करते हैं, आपस में पहले वो बैठ के बातचीत करते हैं, एग्रीड होते हैं कि हमने ये प्रॉपर्टी, बेचने वाला राज़ी होता है कि मैंने बेचनी है, ख़रीदने वाला राज़ी होता है कि मैंने ख़रीदनी है। उसके बाद कि ये कितनी पेमेंट में बेची जाएगी और ख़रीदने वाला कितनी पेमेंट अदा करेगा। इसमें यहाँ पर दो तरह की चीज़ें होती हैं जो पेमेंट के बारे में। एक होती है डीसी रेट, जो गवर्नमेंट का रेट होता है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसकी पर मरला कीमत क्या है। और दूसरी होती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो जो लोग बेचने वाले होते हैं वो हमेशा प्रॉपर्टी को जो बेचते हैं वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेचते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्री की जाती है वहाँ पर डीसी रेट के, जो गवर्नमेंट का रेट है उसके हिसाब से की जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो ख़रीदने वाला है उसको टैक्सेस थोड़े अदा करने पड़ते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी की अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कीमत पर मरला 2 लाख है, तो उसी प्रॉपर्टी की कीमत आप अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है 15 एक मरले की 15 लाख हो या 15 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप पेमेंट करते हैं, और वो पेमेंट जो है वो आपने लिखनी कहाँ है, क्योंकि रजिस्ट्री पर तो आपने थोड़ी कीमत लिखनी है जबकि पे तो आप ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जब आप दोनों पार्टीज़ आपस में राज़ी हो जाते हैं कि ये 5 मरले का प्लाट लेट्स सपोज आप 50 लाख में ख़रीद रहे हैं, तो आपने सबसे पहले जो ख़रीदने वाला है उसने ये करना है कि उसने जो बेचने वाला है उससे कहना है कि ये जो प्रॉपर्टी आप मुझे बेच रहे हो इसके मलकियती सबूत मुझे दिखाओ, आया कि आप इसके मालिक हो भी कि नहीं। मलकियती सबूत में आपने क्या देखना है, सबसे पहले उसी प्रॉपर्टी की खेवट, खसरा और खतूनी नंबर की आपने देखनी है कि रजिस्ट्री उसके पास उसी के नाम की मौजूद हो। और उसके बाद आपने फ़र्द की कॉपी देखनी है, उसमें भी आपने वही खेवट, खसरा और खतूनी नंबर चेक करने हैं। और ये देखना है जो फ़र्द है, फ़र्द आप लेटेस्ट देखना है, ये नहीं कि पुराना 2 साल पुराना तो हो सकता है उसने उसके बाद वो ज़मीन बेच भी दी हो। आपने अभी नया फ़र्द उससे कहना है कि वो निकलवा के आपको दे, और आप जब वो फ़र्द देगा तो आपने देखना है कि खेवट, खसरा और खतूनी नंबर वही हैं, और जितने मरले वो आपको बेच रहा है इतने मरले का वो उसमें मालिक भी है। इसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है कि जिस बंदे से आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं वो ही मालिक हो, किसी थर्ड पार्टी से आपने ना तो उसे पेमेंट करनी है ना उसके साथ एग्रीमेंट करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ किया दरमियान में अक्सर ये होते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं जो वो करवा रहे होते हैं आपका जो ये लेन देन करवा रहे होते हैं, आपका सौदा करवा रहे होते हैं। तो वो ये करते हैं कि अपने साथ कहते हैं कि मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो। आपने 5 लाख लेट्स सपोज़ आपने 5 लाख बयाना उसे पकड़ा दिया तो वो तो मालिक ही नहीं है।
कल अगर वो साइड पर हो गया, वो इनकार कर गया, तो आपको जो ये आपकी पेमेंट है ये डूब जाएगी। तो इसलिए आपने जिस भी आदमी से आप सौदा करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, जिसके हवाले आप रकम करेंगे, तो उसके आपने मलकियती सबूत लाजमी देखने हैं कि आया ये मालिक है या नहीं है। और अगर मालिक नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है, तो उसके पास जो असल मालिक है, रियल ओनर है, उसकी तरफ से जनरल पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड शुदा, उसके बैक साइड पर रजिस्टर्ड वो स्टैंप भी लगी हो सब रजिस्ट्रार की, और वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी उस बंदे के नाम पर मौजूद हो जो आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, आपने रजिस्ट्री की कॉपी, जो पुरानी रजिस्ट्री की कॉपी है उसकी, और एक फ़र्द की कॉपी लेके आपने कोशिश करनी है कि एग्रीमेंट करने से पहले या पेमेंट करने से पहले आप मौका पर जाएं और आप देखें कि आपका प्लाट ये वही है जिसका कब्ज़ा आपको दिया जा रहा है। क्या ये वही प्लाट है जो आप जिसकी पेमेंट कर रहे हैं और जिसकी आपको रजिस्ट्री करके दी जा रही है। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि कब्ज़ा किसी प्लाट का आपके हवाले कर दिया जाता है और रजिस्ट्री किसी और खिवट खसरा नंबर उसमें कर दी जाती है, तो बाद में वो प्लाट आपको वो जिसका होता है वो कब्ज़ा वापस ले लेता है। तो इस सिलसिले में मैंने एक पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको सर्च करके उसको देख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो आपने ये करना है कि उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल लिखना है। एक स्टाम्प लेंगे, उस पर एग्रीमेंट टू सेल लिखेंगे, दोनों पार्टीज़ के नाम होंगे, प्रॉपर्टी की मुकम्मल वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, प्रॉपर्टी का खेवट खसरा खतूनी नंबर, कितनी प्रॉपर्टी आपको बेची जा रही है, कितनी टोटल कीमत है जो आपने अदा करनी है, बयाना कितना दे दिया है, आपने कैश दिया है या चेक की सूरत में दिया है। अगर चेक की सूरत में दिया है तो उसका चेक नंबर लिखना है। इसके बाद आपने ये करना है, दो गवाहों के वो एंड पर जो होता है, दो गवाह भी उनके नाम और वो शनाख्ती कार्ड नंबर डाल देने हैं, उनसे भी साइन वगैरह करवा लेने हैं। एक और चीज़ आपने जो इस एग्रीमेंट टू सेल में लिखनी है कि आपने ये लिखना है कि कितनी पेमेंट अभी बयाना के तौर पर दी है और बकिया पेमेंट आपने कितनी देनी है और कब तक देनी है। कब्ज़ा आपके हवाले हुआ है या नहीं हुआ, ये चीज़ मेंशन करनी है। और ये लिखना है कि बकिया पेमेंट आप देंगे तो आपको फ़ौरन उसी टाइम आपको आपके नाम ट्रांसफ़र भी ये ज़मीन की जाएगी। ये सारा काम करने के बाद आप ये करेंगे कि आप किसी लॉयर के पास, बेहतर यही है कि किसी लॉयर के पास जाएँ, उससे कहें कि ये मैं प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ, तो वो आपकी उसकी मशावरत से आगे चलें। उसके बाद जब वो इसके जो प्रॉपर्टी हैं वो टैक्सेस वगैरह निकाले जाएंगे, जितने टैक्सेस हैं वो निकाल के फिर इस तरह होता है कि स्टाम्प वगैरह मंगवाए जाते हैं। स्टाम्प बैंक ऑफ पंजाब से एक चलान फॉर्म होता है जो 32A फॉर्म पर तैयार होता है, ऑनलाइन चलान होता है। तो उसके वो करने के बाद आपने चलान लेके जाना है बैंक ऑफ पंजाब में, तो वहाँ से आपको इशू हो जाएगा, चलान इशू हो जाएंगे। तो इसमें आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि फ़र्द बै आपने लाजमन उससे लेना है जो बेचने वाला है, उससे फ़र्द बै लेना है। फ़र्द बै आप उसमें देख लेना कि जितनी प्रॉपर्टी वो बेच रहा है उसकी मलकियत उसके पास है और खसरा खेवट खतूनी नंबर भी वही हैं। फ़र्द बै कहाँ से मिलेगा? अगर आपका मौज़ा वो रजिस्टर्ड हो, जो वो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, तो उसका आपको फ़र्द बै जो है वो अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर जो होता है, कंप्यूटर सेंटर जिसे कहते हैं, वहाँ से मिलेगा। और अगर कंप्यूटराइज़ आपका मौज़ा नहीं हुआ तो वो पटवारी से मिलेगा। इसके बाद आप जब स्टाम्प वगैरह लेकर आ जाएंगे, तो इसमें जो होता है अक्सर जो टैक्सेस होते हैं वो परचेज़र पे करता है, लेकिन कुछ टैक्सेस हैं वो जो सेलर भी पे करता है। जैसे अगर उस मकान या दुकान वगैरह है तो उसका अगर नक्शा नहीं बना तो उसके जो टैक्सेस हैं वो सेलर पे करेगा। और इसी तरह अगर एनओसी आजकल लाजमन करार दे दी गई है, और एनओसी का जो पेमेंट है एनओसी की, तो वो जो सेलर है वो पे करेगा। ये सारा काम करने के बाद आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है रजिस्ट्री तैयार करवाना, रजिस्ट्री लिखना, जो बैनामा है वो लिखना। तो उसमें आपने उसको लिखते हुए लाजमन उस प्रॉपर्टी का हदूद अरबा वगैरह भी मेंशन करना है, खेवट खतूनी खसरा नंबर, कितने मरले आप ख़रीद रहे हैं, और अदूद अरबा से मुराद होती है कि इसके मशरक़ में क्या चीज़ है, मगरब में क्या चीज़ है। जो आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि मशरक़ में फ़लाँ आदमी का प्लाट है, मगरब में फ़लाँ आदमी का प्लाट है, जनूब में इतने फ़िट रोड है या गली है। तो इस तरह आपने उसकी जो सिमतें हैं चारों वो लाजमी मेंशन करनी है। ये सारा काम करने के बाद उसके बाद आप चले जाएंगे जो नादरा का वेरिफिकेशन वो सेंटर होता है, इसके साथ ही अक्सर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस के साथ ही बना होता है। तो वहाँ पर सेलर, परचेज़र प्लस दो गवाह जो इस रजिस्ट्री के गवाह होंगे, वहाँ पर जाके अपनी वेरिफिकेशन करवाएंगे। वेरिफिकेशन करवाने के बाद वो आपको आपकी तस्वीरें वगैरह उसके ऊपर पेज के ऊपर लगा के एक प्रिंट निकाल के आपको दे देंगे। वो लेके आप जाएंगे सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में। सब रजिस्ट्रार वहाँ पर अक्सर ये होता है कि ख़ुद नहीं बैठे होते, तो मुहर्रर बैठा होता है। मुहर्रर से आप
वो मुहर्रर आपसे जो बेचने वाला है उससे पूछेगा आपने इतनी पेमेंट रिसीव कर ली है, और जो ख़रीदने वाला है उससे पूछेगा आपने कब्ज़ा ले लिया। जब दोनों के बयान हो जाते हैं तो उसके बाद वो रजिस्टर पर उसका नंबर लगाते हैं, और जो बेचने वाला है, ख़रीदने वाला है, और गवाहों के वहाँ पर साइन अंगूठा करवा के आपको 15 दिन का टाइम दे देते हैं कि 15 दिन के बाद आके अपनी रजिस्ट्री ले जाएँ। हालाँकि गवर्नमेंट ने 2019 में एक नोटिफ़िकेशन निकाला था कि जिसके तहत 8 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्री की कॉपी आपके हवाले करना ज़रूरी था, लेकिन फिर भी उस पर अमल नहीं होता। वो नोटिफ़िकेशन सिर्फ़ कागज़ों की हद तक ही है, अभी भी 15 दिन का टाइम दिया जाता है और 15 दिन के बाद रजिस्ट्री आपके हवाले की जाती है। रजिस्ट्री जब आपको मिलती है तो उसके बाद अगला एक और मरहला होता है, वो होता है इंतकाल। इंतकाल आपने अपने नाम करवाना है। उसका प्रोसीजर क्या है कि अगर आपका मौज़ा कंप्यूटराइज़्ड हो चुका है तो आप अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में जाएँगे, वहाँ पर जाके अपनी रजिस्ट्री की कॉपी देंगे तो वो आपके नाम इंतकाल करेंगे, उसकी फ़ीस वगैरह भी होती है। और अगर कंप्यूटराइज़ नहीं हुआ तो फिर आप पटवारी के पास जाएँगे, फिर वहाँ जाके आप फ़ीस वगैरह पे करेंगे तो पटवारी आपके नाम पर वो रजिस्टर कर देगा, इंतकाल आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये तमाम प्रोसीजर है जो एक रजिस्ट्री तैयार करने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें एंड पर मैं छोटी-सी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, रजिस्ट्री जो है। तो इसमें जहाँ पर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो छोटी-सी फ़ीस के लिए आप लोग अक्सर इस तरह करते हैं कि खुद ही रजिस्ट्री करने के चक्करों में पड़ जाते हैं, या जो प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं उनके जानने वाले आगे कचहरी में वो बैठे होते हैं, जो स्टेनो वगैरह होते हैं, तो वो उनके पास आपको ले जाते हैं। तो आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके छोटी-सी फ़ीस बचाने के लिए आप लॉयर के पास नहीं जाते, जिसका आपको नुकसान ये होता है कि आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कई बार डूब जाती है। क्योंकि रजिस्ट्री में या एग्रीमेंट टू सेल में जो 2 चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और इनमें अक्सर ये होता है कि आपको प्रॉपर्टी का वो दिखाई कुछ जाती है, और आपको उसमें जो रजिस्ट्री होती है वो कुछ करके आपको वो आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। तो इसलिए मेरा मशवरा है, मेरी रिकमेंडेशन है कि आपने इस काम के लिए अपने लॉयर से मशवरा लाज़मी करना है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, इससे आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।